जहां पर गुरुग्राम में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग विजेताओं को किया सम्मान। देश का बेस्ट खेल टैलेंट हमारे पास है, कहा जल्द आएगी और खेल योजनाएं। गुरुग्राम में एक निजी कार्यक्रम में लेंगे भाग। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां पर गुरुग्राम में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। 29वीं राष्ट्रीय जो आयोजन किया जा रहा था उसके तहत वहां पर पहुंचे और ऐसे में कई सौगातें देने की बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि खेल के प्रति और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और आएगा गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग विजेताओं को किया सम्मान। देश का बेस्ट खेल टैलेंट हमारे पास है, जहां पर उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बेस्ट टैलेंट हमारे पास है, हरियाणा के पास है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग विजेताओं को सम्मान किया सीएम मनोहर लाल ने। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोहर लाल मनोहर लाल के तमाम कार्यक्रम को देखते हुए हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ जानकारी उनके पास है, आइए जानते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज गुरुग्राम के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग के विजेताओं को आशीर्वाद देने के बाद गुरुग्राम सीएम ने संदेश भी दिया, जिसमें बताया कि इन जो हरियाणा की प्रतिभा है वो बहुत ज्यादा है और खिलाड़ी हरियाणा का कहीं ना कहीं नाम रोशन करने का काम करते हैं। और ऐसे में ऐसे खिलाड़ियों के साथ जो प्रदेश की सरकार है वो जुड़ी हुई है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी सराहना करना प्रदेश का हक बनता है। और ऐसे में जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल के अंदर अगर इस तरीके से उभर कर सामने आते हैं तो हरियाणा सरकार उनके लिए जो भी बंदोबस्त हो सकता है वो करने का काम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहां पर सीएम ने पहुंचकर उनकी सराहना की और कहा कि बेस्ट टैलेंट है हमारे पास। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। 180 नए मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर 180 नए केस सामने आए हैं गुरुग्राम से। कुल मामले 660 हो गए हैं अब और 22 मरीज रिकवर हुए हैं। देखिए, रिकवरी दर जो है बेहद पीछे चल रहा है। कुल मामले 660 है, 22 मरीज ही केवल रिकवर हुए हैं। और ऐसे में अगर नए मामलों की तुलना जो है रिकवरी रेट या रिकवरी दर से की जाए तो ऐसे में वह बेहद कम है, क्योंकि केवल 22 मरीज ही रिकवर हो रहे हैं एक दिन में। और ये जो संख्या है बीते 24 घंटे की। और इसके साथ ही अगर नए मामलों की बात की जाए तो नए मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। 180 नए केस सामने आए हैं। कोरोना एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब ये मामलों की संख्या जो है वह 660 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले जो है अब 660 हो गए हैं। साथ ही साथ 22 मरीज ही रिकवर हो पाए हैं। कुल मामलों की संख्या जो अब 660 हो गई है। ऐसे में नए मामले 180 सामने आए हैं। अपने आप में बड़ी संख्या है एक दिन में आने की। 180 नए मामलों के आने से स्वास्थ्य विभाग चिंता में पड़ गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ इस विषय पर संवाददाता मोहित कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ कदम रहने वाले हैं प्रशासन के आगे? मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिला प्रशासन और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बैठक की थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर सभी व्यवस्थाओं की जो है जायजा लिया गया था। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा दर्शकों की, आज के दिन गुरुग्राम जिले में 180 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। और साथ ही 13 मामले ओमिक्रॉन के भी गुरुग्राम में आज पुष्टि हुई है, जिसमें से 12 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इनके अंदर ओमिक्रॉन मिला जरूर था, मगर ये सब रिकवर हो गए हैं। और जो एक मरीज है वो अभी उपचाराधीन है, उसका उपचार चल रहा है। और कोरोना के अगर मामले बात करें तो 180 मामलों की आज पुष्टि हुई है, जिसमें कि कुल मामले गुरुग्राम जिले में 660 हो गए हैं एक्टिव केसेस, जो कि 660 लोग एक्टिव
हैं इस वक्त जो कि उपचार ले रहे हैं, और लगातार जो रिकवरी रेट है गुरुग्राम जिले का वो 90% से ज्यादा का है, जिसको लेकर के जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। जी देखिए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है, सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी देखी जा रही है? क्योंकि एक दिन में 180 नए मामले सामने आना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले में बीते 4 दिनों से लगातार जो है कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ढीला ढाला रवैया है आम जनता का और अधिकारियों का, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े और कोरोना के मामले बढ़े, तो उसको लेकर के लगातार जो है जागरूकता जरूर बढ़ाई जा रही है, मगर कोई सख्त कदम जो है देखने को नहीं मिले हैं अब तक। ऐसे में ना ही कोई ज्यादा चलान प्रक्रिया जो है गुरुग्राम में देखने को मिल रही है बिना मास्क लगाए घूमने वालों को। और जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे सदर बाजार की बात करें, मॉल की बात करें, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। लगातार सदर बाजारों के अंदर जो है गुरुग्राम में भीड़ बनी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मामलों में इजाफा हो रहा है और दिल्ली से आने वाले लोग और गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बरकरार है। कोई खास कदम इस भीड़ को लेकर अभी तक नहीं उठाए गए, जिसके चलते खामियाजा जो है लगातार बढ़ते मामलों के तहत उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मोहित, लगातार मामलों की बढ़ोतरी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही भी माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और कोरोना विस्फोट फरीदाबाद में, जहां पर 44 मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अब फरीदाबाद से खबर है, जहां पर 44 नए मरीज सामने आए हैं। 7 मरीजों ने कोरोना को हालांकि मात दे दी है, लेकिन 22 में से केवल 7 मरीज, देखिए एक दिन में 22 मरीज नए आ रहे हैं। और अगर इससे पीछे की रिकवरी की बात की जाए तो केवल 7 मरीज जो है वह रिकवर हुए हैं। तो अपने आप में बेहद बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और अपनी तीसरी लहर की आहट के साथ नजर आ रहा है। तो हालांकि तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ जो है पहले ही बता चुके थे, और ऐसे में सावधानी ही एकमात्र रास्ता है तीसरी लहर से बचने का। लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, लोगों की बढ़ती लापरवाही के कारण ही यह नतीजन आ रहे हैं कि लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 44 नए मरीज सामने आए हैं। 7 मरीजों ने कोरोना को हालांकि मात दे दी है। जिले का रिकवरी रेट जो है वह 99.15% पहुंचा है। तो रिकवरी रेट जो है वह 99.15% है। हालांकि जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं वह डराने वाले हैं, क्योंकि अगर यही स्थिति आने वाले समय में रही या अगर ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ते हैं तो दूसरी लहर से भी घातक साबित हो सकती है तीसरी लहर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए यह बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने ग्राम और नगर योजना कार्य विभाग की जिला ट्रांसफोर्स की बैठक की। इस बैठक में डीसी ने आदेश दिए कि फारूक नगर क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिस पर उपायुक्त ने डीटीपी को अगले 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में सभी विभाग और कानूनी रूप से काटी जा रही कॉलोनियों और उनमें और कानूनी रूप से कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्यों को शुरुआती स्तर पर ही रोके। साथ ही एनफोर्समेंट कार्य से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों से भी सख्ती से निपटे। और गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। यह लुटेरी दुल्हन डेटिंग ऐप के जरिए नौजवान युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी और बाद में उनके साथ फिजिकल होकर उन्हें ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूलती थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में खड़ी ये महिला बड़ी ही शातिर किस्म की महिला है, जो डेटिंग ऐप के जरिए नौजवान युवकों को फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनको ब्लैकमेल करती थी। जो लोग पैसा देने से मना करते थे उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर उनसे रुपयों की डिमांड करती थी। पुलिस ने बताया है कि अब तक
कई लोगों को लाखों रुपयों का चूना लगा चुकी है। ये एक कुसु कपूर हैं लेडी, उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई। युवती की जाल में फंसाए गए पीड़ित ने बताया कि बीते 20 अगस्त को वह डेटिंग ऐप के जरिए लड़की से मिला। युवती ने उसे फंसाया, उसके साथ रिलेशन बनाए और 23 अगस्त तक उसको मजबूर कर शादी भी कर ली। पुलिस की माने तो कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ और युवकों को इसने योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप के जरिए फांस कर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठे गए। इन सब के जरिए युवती लाखों की वसूली को अंजाम दे चुकी है। आयुं की लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आयुषी नाम की लड़की थी, जो जबरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। जो इस कंप्लेंट में भी इस तरह के एलिगेशन थे कि भी वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। इसी तरह से एक्सटॉर्शन के लिए और पैसे ना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है, नहीं तो कैंसिल भी करवा देती है। अब आपको उस पीड़ित युवक की कहानी सुनाते हैं जो शातिर युवती के चुंगल में फंसा था। तारीख थी 20 अगस्त। आयुषी ने डेटिंग ऐप के जरिए उसके साथ रिलेशन बनाए और 23 अगस्त को उसको मजबूर कर शादी कर ली। पुलिस की माने तो कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ और युवकों को इसने योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप के जरिए फांस कर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उन्हें ब्लैकमेल करने के बाद उनसे पैसे वसूले। मैं एक लड़की से मिला था, उसकी एज है तकरीबन 20 साल। उसके डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था सर मैं। तो सर अगले दिन से सर मिला था, अगले दिन हम मिलने चले गए। ठीक है, तो उसके मतलब जस्ट 3-4 घंटे बाद ही उसने मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर दिया सर। दिन में 150-150 कॉलें की उसने। सर मैं इतना हैरेस हो गया था सर, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी गया। पुलिस स्टेशन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? सिटी थाना में। अच्छा, हाँ जी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने शादी का बोला तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने बोला कि मेरे घर पे फोन कर दिया पापा को, तो ये बोला कि मैं आपके लड़के पे रेप का केस डाल दूंगी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई शादी के अलावा। तो सर 24 अगस्त को मैंने शादी करनी पड़ी मेरे को। सर उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ हुई। इसने सर 4 सितंबर को एक और कंप्लेंट दे दी मेरे खिलाफ रेप की। तो पुलिस वालों ने शायद शादी हो गई थी उस वजह से वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। तो सर यही है। और बाद में पुलिस स्टेशन जाके मेरे को पता चला कि सर इसने 7 रेप केस पहले डाल रखे हैं, सेम यही पैटर्न। इस तरह का इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था, जिसमें उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी आयुषी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब हों। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो आरोपी युवती साल भर में 7 युवकों के खिलाफ राजेंद्र पार्क, न्यू कॉलोनी, थाना शहर, थाना सदर, सेक्टर 10, सिविल लाइंस, डीएलएफ फेज 1 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है, जिसमें 2 मामले पुलिस जांच में झूठे पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण शर्मा के साथ मोहित कुमार की रिपोर्ट। हर खबर हरियाणा के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से गठबंधन की सरकार को लेकर खास बातचीत की।
आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है रामविलास शर्मा का। बीजेपी के पिलर और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल पहला यही है कि सरकार 7 साल हो गए अब तो आपको हरियाणा में, ये जो दूसरा कार्यकाल है इसको किस तरह से देखते हैं? 2.25 साल हो गए, क्या कहेंगे मनोहर सरकार के बारे में? देखिए सोलंकी जी, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं और लगभग आप पिछले 7.25 साल से अनेक चैनलों में रहते हुए हमारे आसपास रहे हैं। पिछला कार्यकाल का तो भारतीय जनता पार्टी की स्वयं के बहुमत की सरकार थी। 47 एमएलए कमल के फूल पर जीते थे, 6 इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे समर्थन में थे और जबरदस्त सरकार वो रही, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और इस बार हमारी सरकार गठबंधन में है। श्री दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जननायक जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और ये गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है। और चौधरी देवीलाल के बिना हम कभी नहीं रहे और चौधरी देवीलाल भी हमारे बिना कभी नहीं रहे। ये हरियाणा के जमीन की सच्चाई है कि ये दो ताकतें बीच में 2014 में मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और पूर्ण बहुमत की सरकार आई नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। ये सरकार 2.25 साल से है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जेजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। हमारी तरफ से हिसार से दूसरी बार एमएलए डॉक्टर कमल गुप्ता को इसमें शामिल किया गया है। ये विस्तार सार्थक है, कई दिन से इसकी इंतजार थी, अच्छा हुआ है। लेकिन आप ही के पार्टी के अनिल विज साहब, उनको रास नहीं आया, वो कहते इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखिए, विज साहब हमारे बहुत बहादुर मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। अब उन्होंने, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कई दिन से, उनसे एक विभाग ले लिया उनका, जो कमल गुप्ता जी को दिया गया है, अर्बन लोकल बॉडीज, उनसे लेकर दिया गया। नहीं, वो तो देखिए मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। ये तो मुख्यमंत्री जी किसको कौन सा विभाग देते हैं, ये तो ये डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। नहीं दिया, नहीं, ले लिया उन्होंने, विज साहब से ले लिया विभाग। वो किसी न किसी मंत्री को दिया होगा। अब इस संबंध में मेरी कई दिन से विज साहब से बात नहीं हुई, परंतु कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, ये तो सरकारों में मुख्यमंत्री जी का, प्रांत की सरकारों में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और केंद्र की सरकार में प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। एक बात सर, जब आप लोग कैबिनेट में हुआ करते थे पिछली 5 साल की इंडिपेंडेंट, मतलब आप अपने बलबूते पे आपकी सरकार थी, अब गठबंधन में सरकार है 2.25 साल से, ये अंतर कुछ देख पाते हैं आप? गठबंधन एक मजबूरी का विषय होता है, उससे क्या अंतर आता है शासन पे, लोगों की जनहित की योजनाओं पे, जो सरकार को जो फैसले लेने होते हैं वो कई बार नहीं कर पाते हैं गठबंधन की स्थिति में? देखिए सोलंकी जी, गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन की सरकार आज चल रही है। और मैंने जैसे कहा कि भाई चौधरी देवीलाल के साथ हमारा 1966 में हरियाणा बना था, तब से लेकर के चौधरी देवीलाल के समय तक हमारा, मैं तो सौभाग्यशाली हूं चौधरी देवीलाल की। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि जो इम्पैक्ट पिछले सरकार में बीजेपी का दिखा, वो इस बार ऐसा लगता है जनता से जब हम लोगों के बीच जाते हैं, वो इम्प्रेशन इस बार नहीं है।
अब इस बार का मुझे क्योंकि अनुभव नहीं है, पिछली सरकार में तो मैं प्रांत का अध्यक्ष भी था और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना होता था। वो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। पिछली बार पाँच साल एक ईमानदार सरकार की बात लगातार होती रही, लेकिन इस बार विपक्ष ने भी बहुत घेरा है सरकार को कि चाहे भर्ती घोटाले, जिन भर्तियों को लेकर सरकार की इतनी अच्छी छवि बनी थी, अब उसे लेकर पूरी तरह से यह है कि भर्तियां जो भी हो रही हैं वो साफ नहीं हो रही हैं। नहीं, कुछ जैसे आपने एक बड़ा मौलिक सवाल पूछा था, गठबंधन की सरकार में और पूर्ण बहुमत की सरकार में एक अंतर रहता है कि उस समय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत नहीं आती थी। हम आपस में बैठ के पार्टी मीटिंग में जो तय करते थे वही मंत्रिमंडल में हम कर लेते थे। तो इस बार दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दिक्कतें नहीं आ रही, परंतु गठबंधन जो होता है उसमें दो पार्टियों के बीच में जेजेपी के बीजेपी के जो मौलिक विचार हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है, थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप पता नहीं क्यों महसूस करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों से मिलते हैं तो जो सरकार का जो इम्प्रेशन था, जो पहले था, वो इस बार नहीं है। यूपी के चुनाव को क्या देखते हैं? यूपी के चुनाव को देखिए, यूपी में बड़ा जोर से, यूपी में सोलंकी भाई गंगा भी है और जमुना भी है, और अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा बारी है। यूपी में मतदाता अब ये बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में रास्ते में चलता हुआ लड़का लड़की भी ये कहता है कि आज जो यूपी में शांति है, जो सुखदायक स्थिति है, वो योगी आदित्यनाथ के कारण। आज नरेंद्र मोदी वाराणसी में जब गंगा में डुबकी लगाई 3 उन्होंने, और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का 3050 फुट में कॉरिडोर था। काशी हिंदुस्तान का दिल है, और विपक्षी लोग यही कहते हैं कि आज वहां चुनाव लड़ते हैं, मंदिरों पे ही वोट मांगते हैं, विकास की तो बात होती नहीं। मंदिर हमारी प्रतिष्ठा है। रामविलास शर्मा जी, जिनका कहना यह है कि यूपी तो बिल्कुल साफ तौर से जीतेंगे, जिस तरह से बीजेपी ने श्रद्धा की बात हो, राम मंदिर की बात हो, और मथुरा में जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरह से धार्मिक सौहार्द, या यूं कहिए कि इस चीज को लेकर आगे चलेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के लिए कहा है कि गठबंधन होता है, लेकिन दिक्कतें तो थोड़ी सी होती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ सुंदर सोलंकी, गुरुग्राम। और खबर गुरुग्राम के पटौदी से है, जहां पटौदी बिलासपुर रोड पर ऊंचा माजरा के ग्रामीण ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बहौड़ा काला का पानी सड़क के रास्ते होते हुए माजरा की ओर से काफी समय से आ रहा है, जिस कारण से रास्ते पड़ने वाले पेड़ भी इस गंदे पानी में समा गए हैं और साथ ही हर साल सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन की फसल को खराब कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरकार से भी की है, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। शिकायत के बाद भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। इसी वजह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ऊंचा माजरा गांव के ग्रामीणों ने लगातार 5 घंटे रोड जाम कर रोष जताया। वहीं दावे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने 2016 में 5000 की आबादी वाले इस गांव को आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया था, लेकिन अब हालात ये है कि ग्रामीणों ने हार थक कर रोड जाम करने का फैसला लिया है। 10,000 आबादी का गांव है, हमारा गांव मात्र 2,000 का है। वो बड़ा गांव है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनका पानी नहीं झेल सकते। अपना पानी वो स्वयं झेले, हम क्यों झेले? हमारे पास छोटी छोटी खेती है और हमारी खेती को बर्बाद करते हैं। हमने सरपंच से बात किया बौड़ा के,
ओमिक्रॉन के देश और प्रदेश में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सोनीपत प्रशासन ने भी अब इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। जहां सोनीपत पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसे लेकर सोनीपत डीसी ने भी इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि वह ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। इसके साथ ही जो मूर्थल के ढाबे हैं उनके लिए विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। मूर्थल के ढाबे पर कोई भी पार्टी की इजाजत नहीं दी गई है और न्यू ईयर को लेकर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी जाएगी। डीसी ने जानकारी दी कि नियमों को ताक पर रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो नाइट कर्फ्यू घोषित कर रखा है ओमिक्रॉन की वजह से, तो उसके लिए सोनीपत पुलिस ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। उसके लिए स्पेसिफिक अलग से नाके डिक्लेयर कर रखे हैं। कंटिन्यूअस हमारी गश्त की जा रही है, एसएचओज पूरी गश्त कर रहे हैं मुस्तैदी से, और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि वो नाइट कर्फ्यू का पूरा जो नाइट कर्फ्यू को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट 188 के पर्चे या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन कोरोना को लेकर सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।